गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। और जैसा कि हम सबको पता है कि भाई हमारा काउंटडाउन तो स्टार्ट हो चुका है। 20 तारीख वो दिन है जिस दिन सब कुछ पता चल जाएगा कि हमने क्या, कितना, कैसे किया। तो उसी रेफरेंस में भाई कुछ छूटना नहीं चाहिए। तो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस हो ही रही है अच्छे से। सारी क्वेश्चंस आप कर रहे हो, पीवाईक्यूज लगा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, मुझे पता है ना, दम लग रही। तो क्यों ना इसी टाइम पे एक रैपिड रिवीजन हो जाए पूरे पूरे चैप्टर का, है ना। वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें बस पढ़ ली जाए, जैसे फॉर्मूला फॉर्मूला पढ़ लिया जाए, क्योंकि कैलकुलेशन, डेरिवेशन ये सब पता है हमें, हमने ऑलरेडी सब अलग अलग से करके रखा है ना। तो चैप्टर को हम थोड़ा सा बिल्कुल बेसिक कर लेते हैं, सिर्फ फॉर्मूले फॉर्मूले और कहाँ कहाँ उनके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, ग्राफ उनके क्या होते हैं, तो इस तरह की चीजों को पढ़ लेते हैं, है ना। तो इसी चीज को हम कंबाइन करके लेके आ रहे हैं, जिसमें आप इन चीजों को सीखो। और सीखने में सबसे फायदा भी पता है इसमें क्या है, कि आपको सारी चीजें नहीं पढ़नी पड़ेंगी, बस बेसिक बेसिक वो चीज पढ़नी पड़ेगी जो जरूरी है। तो आप जब पेपर देने जाओगे उससे पहले रिवीजन करने के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। तो इसलिए हम आपके लिए क्या है, वन शॉट, जिसे हम श्योर शॉट बोलने वाले हैं, कि बस वही चीजें पढ़नी है जो बिल्कुल श्योर है। क्या बात समझ गए? तो जल्दी से हाथ में कॉपी पेन उठा लो। आज हम शुरू करेंगे अपना पहले चैप्टर का वन शॉट, जिसमें हम थ्योरी, डेफिनेशंस कवर करेंगे, फॉर्मूले कवर करेंगे, उनके एप्लीकेशंस कवर करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट उनके ग्राफ्स होते हैं वो सब कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत स्पीड से करेंगे, इजी रहेगा, सिंपलेस्ट रहेगा। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट होता है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सर इलेक्ट्रिक चार्ज इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। किसी भी मटेरियल मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। मतलब जैसे तुमने फोन खरीदा तो उसमें गूगल इनबिल्ट होगा ना, हटा नहीं सकते। वैसे किसी मैटर मटेरियल में एलिमेंट्री चार्ज जो होता है, एलिमेंट्री पार्टिकल होता है, उसमें जो चार्ज होता है वो बिल्कुल उस गूगल की तरह, जैसे आप हटा नहीं सकते, वो लोगे तो वो रहेगा। ठीक है, दैट इज। अब बात करें तो अगर हम, तो हमारे जो चार्जेस होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं। तो सर चार्जेस हमारे टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं बेटा? टू टाइप्स ऑफ चार्जेस होते हैं। पहला पॉजिटिव होता है, दूसरा कैसा होता है भाई आपका, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है सर, ये चार्जेस जो आते हैं वो बनते कैसे हैं, हम इन्हें कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? ठीक है, इन्हें हम कैसे बना सकते हैं? तो इन्हें प्रोड्यूस करने के लिए भाई हमारे पास बहुत बेसिक से मेथड होते हैं। पहला मेथड हमारे पास क्या है भाई, फ्रिक्शन का मेथड है। आप फ्रिक्शन कर सकते हो। आप अगले मेथड में क्या कर सकते हो, कंडक्शन कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, इंडक्शन कर सकते हो। इन तीन मेथड से हम क्या करते हैं, चार्जेस को डेवलप करते हैं, और उन्हीं से हमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस देखने को मिल जाते हैं। अभी फ्रिक्शन जब आप करोगे तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस मिलेंगे। कंडक्शन में दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों नेगेटिव होंगे, क्योंकि ये कंडक्ट करके, टच करके कहा जाता है। इंडक्शन प्रोसेस में क्या होगा, अगर आप पॉजिटिव चार्ज से इंडक्शन कर रहे हो तो जो डेवलप होगा वो नेगेटिव होगा, नेगेटिव से करोगे तो जो डेवलप होगा वो पॉजिटिव होगा। इस तरह से हमारा ये फिनोमेना चलता है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने चार्जेस की बेसिक प्रॉपर्टी पे। तो हमारे चार्जेस की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती है? सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी एडिटिविटी की। ये बेसिक सी प्रॉपर्टी क्या कहती है, कि जो चार्जेस होते हैं ना भाई वो तो स्केलर होते हैं, तो आप उन्हें एज अ सिंपल नंबर के फॉर्म में ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा प्लस का 5 अब इसमें मैं माइनस का 3 ऐड करूंगा तो सिंपल ही माइनस हो जाएगा। प्लस 2 ऐड करूंगा तो सिंपल फॉर्म में मैंने ऐड कर सकता हूं। अगर मैं ऐड करूं तो 5 माइनस 3 2 प्लस 2 कितना आंसर आया, 4 ही आ गया। क्या बात समझ गए? इट्स सिंपल मैथड। कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि भाई हम किसी चार्ज को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जितना अमाउंट होगा वो रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि आपके पास 2 पॉजिटिव चार्ज है और 2 का नेगेटिव चार्ज है, तो अभी नेट चार्ज अगर मैं यहां से निकालूं तो मुझे कितना मिलेगा, 0। तो ये 0 कहने का मतलब क्या हुआ, कि अगर किसी बॉडी पे ये 0 शो हो रहा है, दैट मींस कि वहां का जो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है और जो नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज है वो कितना है, इक्वल है। समझ में आ रही बात? वो 2 हो सकता है, वो 1 हो सकता है, वो 5 हो सकता है। तो इस तरह से कंजर्वेशन बेस्ड हमारी चीजें होती हैं। ठीक है, अब अगली कौन सी प्रॉपर्टी हमारे पास, क्वांटाइजेशन की प्रॉपर्टी। क्वांटाइजेशन क्या बताता है कि भाई जो चार्जेस का अमाउंट होता है ना वो हमेशा क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज होने का मतलब हो गया कि उसके जो नंबर्स होते हैं ना, जो हम नंबर्स निकालेंगे ना, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के नंबर, वो हमेशा आपको इंटीजर फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, 10 20 500 5 लाख ऐसे मिलेंगे, 5 मिलियन ट्रिलियन। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको वो जो रिजल्ट मिले वो मिले 5/3 में। मतलब इलेक्ट्रॉन्स ब्रेक करके हम किसी को डिवाइड नहीं कर सकते कि भाई हम किसी को आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दें, जाएगा तो पूरा पूरा अमाउंट ऑफ जाएगा। अब इसी बेसिक फॉर्मूले की हेल्प से हम पूरे पूरे चार्ज का कैलकुलेशन आगे बढ़ा देते हैं। तो कोई पूछे कि चार्ज कैसे बनता है, तो n इंटू ई से बनता है। सर ई की वैल्यू क्या होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है। ठीक है, ये नंबर्स होते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? इजी, समझ में आया ये एडिटिविटी? अब देखो कि क्वेश्चंस इन्हीं सबको वो कंबाइन करके हमसे न्यूमेरिकल्स भी बनाते हैं। देखो कैसा न्यूमेरिकल बनेंगे आज जो दिखाते हैं। यहाँ पे देख एक क्वेश्चन हमारे पास, पढ़ो देखो क्या हो पाएगा। 3 charges plus 3 5p and minus 3 all the 3 sphere came in contact for a moment and got separated. Which one is show possible value of final charge on the sphere? कौन सी ऐसी वैल्यू है जो सभी पे फाइनल चार्ज देगी? तो पहले 3 चार्जेस लिए, उन्हें एक साथ कांटेक्ट में लेके आए हम, इसके बाद उन्हें अलग कर दिया। अब अलग करने के बाद बताओ कि उन सारे स्फीयर्स पे कैसा चार्ज होगा। अब भाई स्फीयर्स के बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है, वो बड़े हैं छोटे हैं सेम साइज के, वी डोंट नो।
लेकिन फिर भी मुझे कैलकुलेशन करना है। तो अब आप क्या करोगे, आप देखो जाके कि हमारे पास टोटल चार्ज कितना था, यही था। और क्योंकि हम जानते हैं कि कंजर्वेशन एक प्रॉपर्टी है जो चार्जेस कैरी करके चलते हैं, तो हम देखेंगे हमारे पास टोटल कितना है। तो 5 + 3 8, 8 - 3 कितना हो गया 5। तो टोटल चार्ज मेरे पास 5 था। अब ये 5 हमेशा रहना ही चाहिए चाहे जो हो जाए। तो आ जाओ, ऐसा कोई आंसर है जो 5 को कंटिन्यू कर रहा हो। 5 ही 7 ही 12 - 8 4 आएगा, तो ये गलत हो गया। अगला वाला पढ़ते 4 ही 3 पॉइंट, देखो 3.5 पॉइंट में ऐसे कभी चार्जेस होते नहीं, तो ये अपने आप ही गलत हो गए। 6 + 6 12 हो गया, 12 से -7 करेंगे तो कितना बचेगा भाई 5 बचेगा। तो ये ऑप्शन मेरा करेक्ट हो गया। और यहाँ पे देखो तो भी रॉन्ग होगा, एक ही ऑप्शन। तो ये ऑप्शन देखो से मैच कर गया। तो सिर्फ कंजर्वेशन से हमने आंसर कर लिया। ठीक है, समझे बात को। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज हमें मिलेंगी देखने को, इस तरह से हमें क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो हम करेंगे। समझ गए बात को। चार्ज होता है, वैल्यू होती है, इसकी यूनिट कूलम होती है। वी आर गेटिंग। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या चीजें हमें मिलती जाएंगी, समझते रहना। समझ में आ रहा है? ठीक है, बेसिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो हम यहाँ पढ़ते हैं वो कैसा डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ते हैं, वो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं। तो देखो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन को हमने कैसे डिफाइन किया था, रीजन इन विच चार्जेस आर क्लोजली स्पेस्ड in a continuous matter is said to be have continuous distribution of charges। अब जब ये डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है तो ये तीन तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कैसा होगा, लीनियर होगा। दूसरा कैसे होगा, सरफेस पे होगा। और तीसरा कैसे होने वाला है भाई, तो वो हमारा वॉल्यूम पे होने वाला है। ठीक है, लीनियर मतलब लाइन पे, सरफेस पे और वॉल्यूम पे। जब किसी लाइन पे डिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक है, तो आपको ऐसे चार्जेस देखने को मिलेंगे। अब इस बात को पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं, हम एक टर्म यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, कि एक उसके गिवन पॉइंट में 1 सेंटीमीटर पे या 1 मीटर में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज है, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, पूरी बॉडी पे चार्ज कैलकुलेट कर लेते हैं। इसे कैसे डिफाइन करोगे, लैम्डा इज इक्वल टू Q/L, द टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दिस लाइन डिवाइडेड बाय L, ताकि पर यूनिट का आंसर निकल के आ जाए। इसी बात को हम इंटीग्रल फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, लिखेंगे dQ/dl। सिंपल है, आई बात समझ में। चलो इस पे आते हैं। सरफेस पे तो कोई भी एक सरफेस उठा लो, कोई भी सरफेस उठा लो, ये ले लिया, सरफेस पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब इसकी वजह से अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि बताओ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज है ना, डेंसिटी क्या है, तो सेम चीजें बनती। इसमें कैसे रिप्रेजेंट करोगे डेंसिटी को, तो सिग्मा इज इक्वल टू dQ/ds, क्योंकि सरफेस पे हुआ है। तो भाई ये छोटा सा पार्ट अगर हमने यहाँ पे कट कर दिया तो ये मेरे रेडियस का भी हेल्प करेगा। इसे फुल फॉर्म में लिखना चाहो तो और करके हम लिख लेंगे Q/S। ठीक है, ये कौन सी डेंसिटी है, ये कौन सी डेंसिटी है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, कैसी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सेम ऐसे जब वॉल्यूम पे आप डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो कौन सी डेंसिटी बनेगी भाई, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बनेगी। ठीक है, इसे कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो रो इज इक्वल टू क्या लिखोगे भाई, dq टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय dv। ठीक है, जब एलिमेंट्री पार्ट में लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, और होल टर्म में लिखोगे तो q/v लिखोगे। इसमें क्या होगा, आपके पास कोई ऐसा सरफेस होगा जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम पे आए। समझ रहे हो, वॉल्यूम पे आए, देखो ये इसकी ये वॉल्यूम्स पे आ गया है ना, तो जब ये वॉल्यूम पे आ गया तब हमारा ये फार्मूला यूज होगा। आई बात सबको समझ में, सिंपल। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन चलता है। अगर मैं सबकी यूनिट की बात करूं तो यूनिट लिखना इंपॉर्टेंट है भाई। चार्ज के लिए क्या लिखोगे, कूलम डिवाइडेड बाय मीटर। इसके लिए क्या लिखोगे भाई, कूलम डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। इसके लिए क्या लिखोगे, कूलम डिवाइडेड बाय मीटर। तो इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के हमारे बिहेवियर्स होते हैं। ठीक है, अब अगर इन्हीं डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करके हमसे कोई भी चीज पूछ ली जाए तो हम यहाँ से कैलकुलेट करके बता सकते हैं। चलो आगे का टर्म सीखेंगे, फिर हम देखेंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूशन काम कैसे करते हैं, है ना। नेक्स्ट अगला पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या होता है भाई कूलम्स लॉ हमारा, क्या होता है, तो क्या बताता है कूलम्स लॉ, इट स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पॉइंट और स्टेशन, ये दो इंपॉर्टेंट बात है, इन्हीं के बारे में कूलम्स लॉ है। टू पॉइंट स्टेशनरी चार्जेस, समझ में आ गई बात, ये बोलना ही पड़ेगा। अब जो उसके बीच का फोर्स है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। कह रहे हैं कि मेरे पास 2 पॉइंट चार्ज लाओ, दोनों पॉइंट चार्जेस कैसे होने चाहिए भाई, स्टेशनरी होने चाहिए। ठीक है, उनके बीच में डिस्टेंस हमने कुछ ले ली, उसे हमने r लेट कर लिया। अब इसके बीच में जो फोर्स का कैलकुलेशन होके आया, वो कैलकुलेशन क्या बोल रहा है कि भाई F जो है वो मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, उनके बीच के डिस्टेंस में। ठीक है, ऐसी बात हो रही है। अब अगर मैं इसी को कंबाइन कर लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, Q1
Q2/r²। और अगर मैं इसे ब्रेक करूं तो क्या मिलेगा भाई, K Q1 Q2/r²। ठीक है, ऐसा टर्म्स मुझे यहाँ पे देखने को मिला। चलो इनको ऊपर करते हैं और इंपॉर्टेंट बातें ऐड करते हैं, समझ गए। अब देखो ये बेसिक्स ऑफ फॉर्मूला मेरे पास आया, इसी फॉर्मूले से मैं दो रिजल्ट यहां से निकालूंगा भाई। या तो मेरा फोर्स कैसा आएगा, अट्रैक्टिव, या तो मेरा फोर्स कैसा आएगा बेटा, रिपल्सिव आएगा। अट्रैक्टिव फोर्स आने का मतलब क्या हुआ कि मेरा एक चार्ज प्लस और दूसरा माइनस, मतलब अपोजिट नेचर का है। रिपल्सिव आने का मतलब क्या हुआ कि दोनों चार्जेस जो हैं वो कैसे हैं, सेम है, या तो दोनों प्लस है या तो दोनों माइनस है। तो यहां से हम इस फॉर्मूले से ये केवल चार्जेस को देख के हम इसका नेचर डिफाइन कर सकते हैं। हमें चार्जेस में प्लस माइनस रखने की कोई जरूरत नहीं है, हम केवल फोर्सेस को देख के बता देंगे भाई अट्रैक्शन है तो खींच रहा होगा, रिपल्शन है तो बाहर जा रहा होगा, समझ गए। ओके, अब आते हैं इसकी यूनिट पे। तो भाई फोर्स की यूनिट तुम जानते हो क्या होती है, न्यूटन होती है। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। सीख गए। चलो अब देखो हम लोग ने अभी पीछे क्या सीखा, पीछे हम सीख क्या है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जैसी कोई चीज है ना। अगर मुझे फॉर्मूला फोर्स का लिखना हो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, तो मैं लिखूंगा ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अगर मैं ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कोई भी फॉर्मूला लिखना चाहूँ, कोई भी फॉर्मूला, जैसे मैं बोल दूं कि मेरे पास एक Q1 है और यहाँ पे मेरे पास एक लाइन चार्ज है, इसके बीच में डिस्टेंस मैं ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई डिस्टेंस मुझे गिवन कर दी गई R, ये लिखा हुआ Q1। अब मुझसे कहेगी चलो कैलकुलेशन करो, कैसे करूंगा मैं, तो मैं क्या करूंगा, सारे चार्जेस को लेट कर लूंगा कि कंबाइन करके वो यहाँ पहुंचे। तो उसे मैं डेंसिटी के फॉर्म में, देखो बेटे कैसे लिखूंगा, फॉर्मूला समझो, इसका टोटल चार्ज कैसे निकालोगे। तो हमने क्या सीखा है, लैम्डा इज इक्वल टू Q/L। तो बेटा यहाँ से Q इज इक्वल टू क्या बन गया, लैम्डा इंटू L बन गया, मतलब आ गया Q का फॉर्म, मैं ये लिए Q2 का बिहेव करेगा। अब मैं सीधे जाऊंगा फोर्स में, लिखूंगा Q1 Q2/r², और यहाँ पे हम K भूल गए तो K को भी लिख लेंगे। फिर लिखेंगे K, Q1 में आप अपना Q1 रखो और Q2 की जगह देखो क्या आ गया, लैम्डा L आ गया। अपॉन में क्या बन गया, r² बन गया। तो देखो ये फोर्स बन गया। ठीक है, तो कुछ घबराना नहीं, कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो सिंपल हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये भाई हमारा लीनियर हो गया। अब देखो यहीं से मैं, ये हमारा किसका आया बेटा, लीनियर की वजह से आ गया। अब मैं फिर से दूसरा फॉर्मूला लिख सकता हूं, तो देखो तुम्हें समझ में आया कि Q1। अब Q2 क्या बनेगा, तो हमने क्या सीखा था, सिग्मा इज इक्वल टू, हमने क्या सीखा था यहाँ पे, याद करो हमने क्या सीखा था, सिग्मा इज इक्वल टू, यहाँ पे सीखा था Q/A। तो बेटा Q इज इक्वल टू क्या बन गया, सिग्मा इनटू, यानी अगले में क्या रख दूं, सिग्मा इनटू ए रख दूं। अपॉन में क्या रख दो, वही फॉर्मूला r², अगला फोर्स बन गया। नेक्स्ट फिर और क्या सीखा था तुमने, तो आपने सीखा था कि रो इज इक्वल टू Q/V। अब यहीं से V निकालो, सॉरी Q निकालो, तो क्या मिलेगा बेटा, रो इनटू V मिल जाएगा। तो क्या करो, ला के यहाँ रख दो। तो अगला फोर्स का फॉर्मूला देखो क्या बनेगा, K Q1 जो दिया है, उसके बाद रो V अपॉन r²। तो इस तरह से देखो डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से भी हम फोर्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन आप सीधे सीधे नहीं कर पाओगे, इसलिए हम उसे डेंसिटी के फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। इससे क्या होता है, हमारे लिए चीजें ईज हो जाती हैं। समझ गए बात को, सिंपल था, क्लियर हुआ, सीखने को मिला। चलो अब इसी स्टेप को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और हमने जो फोर्स पे बात की इसको हम थोड़ा आगे लेके चलेंगे। तो देखो इसमें और क्या इंपॉर्टेंट बातें होती है वो समझते हैं, समझिएगा। जब मैंने अपना फॉर्मूला लिखा तो वहां पे मुझे K मिला। K होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, जिसे बोलते हैं 1/4πε0, जिसकी होल वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। अब इसके लिए यूनिट लिखनी होती है तो या तो याद कर लो या तो थोड़ा समझदार बन जाओ और अपने आप आंसर आ जाएगा। देखो K की यूनिट चाहिए, R को इधर भेजो r², तो न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया। ये देखो क्या लिखा, कूलम अपॉन में भेजो तो क्या हो गया, कूलम स्क्वायर हो गया। सिंपल। अब इससे क्या मुश्किल हो गया, कुछ नहीं है, इजी हो गया। चलो अगले पे आते हैं। अब यहीं पे आप साइलेंट नॉट का टर्म आ जाता है। इसे क्या बोलते हैं भाई, हम इसे बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका मतलब क्या होता है जानते हो, इसका मतलब ये हुआ कि फ्री स्पेस कितनी परमिशन अलाउ कर रहा है, कितनी परमिशन दे रहा है दो चार्जेस को आपस में फोर्स लगाने के लिए, चाहे अट्रैक्शन को चाहे रिपल्सन को। सेम ऐसे हर मीडियम की अपनी एक परमिटिविटी होती है। जब भी तुम किसी दूसरे मीडियम में जाओगे तो वो तुम्हें इतना ही अलाउ करेगा। होता है ना, जैसे हम वाटर में लेके इन्हीं चार्जेस को लेके चले जाए तो क्या होगा, वहां पे फोर्सेस डिक्रीज कर जाते हैं। क्यों डिक्रीज कर गया, मतलब वहां की परमिटिविटी अलग है। तो वहां की परमिटिविटी का कहना ये है कि भाई हम इतना ही फोर्स तुम्हें लगाने के लिए अलाउ करेंगे, समझ गए। तो जितना डेंसर मीडियम होगा चार्जेस के बीच में फोर्सेस उतने डिक्रीज होते जाएंगे, समझ गए। ओके, इसकी वैल्यू क्या होती है, तो 8.85 × 10⁻⁻12। अब तुम्हें इसकी भी यूनिट आनी चाहिए, तो भाई K का यूनिट जो है उसे इनवर्स कर दो। देखो यार, समझ गए। अब किसी भी अलग मीडियम की अगर आपसे परमिटिविटी पूछ रहे हैं, किसी अदर मीडियम की, कोई भी अदर मीडियम आ जाए, ठीक है, और वहां की परमिटिविटी के बारे में बात हो रही हो, और वहां ले जाके मैं अपने फोर्सेस को रख दूं, जैसे भाई ये Q1 हो गया, चार्जेस को रख दूं, Q1 हो गया, Q2 हो गया, ये F हो गया, इसके बीच में R हो गया। अब तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई ये मीडियम तो मैंने बदल दिया, अब उस मीडियम के लिए फॉर्मूला लिखो, तो F = K Q1 Q2/r² लिखोगे। सिंपल सी बात, आप K को ओपन करोगे तो क्या लिखोगे, 1/4πε। नॉट नहीं लगाओगे क्योंकि वो किसका है, फ्री स्पेस का है। समझ गए।
ठीक है, ये बेसिक सा क्वेश्चन। अब क्या होता है, यहीं से ये जितना हमने सीखा, अब इन्हीं से उनके न्यूमेरिकल्स बनने स्टार्ट होते हैं। सबसे बेसिक न्यूमेरिकल तुम जानना चाहते हो, सबसे बेसिक न्यूमेरिकल देखो क्या बनाएंगे, एकदम सिंपल सा न्यूमेरिकल क्या बनाएंगे कि चार्ज, देखो मैं यहाँ टाइप डाले दे रहा हूँ, टाइप 1, ठीक है, चार्ज सिस्टम है और उससे उठा के हमने किसी अदर मीडियम में प्लेस कर दिया, ठीक है, समझ जाना, शॉर्टकट में लिखना है, प्लेस कर दिया। तो अभी बताओ कि फोर्स में क्या चेंज देखने को मिलेगा, ऐसा इनका क्वेश्चन आता है, ऐसा इनका क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो समझो, बहुत बेसिक बात है, जब भी तुम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाओगे, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाओगे, तो एक टर्म तुम्हें देखने को मिलेगा जिसे बोलते हैं के को बोलते हैं भैया डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हर एक मीडियम का अपना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। ये डिफाइन कैसे होता है, तो डिफाइन होता है उस मीडियम की परमिटिविटी को डिवाइड करके स्पेस की परमिटिविटी से, ठीक है, जिसे हम जनरली क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। तो जब भी तुम किसी मीडियम में जाओगे तो ये रिलेटिव परमिटिविटी का आंसर तुम्हें पता होगा तो बात तुम्हारी बन जाएगी। फॉर एग्जांपल, अब इसी क्वेश्चन को मैं एकदम सिंपल करने जा रहा हूं, जैसे मैं क्वेश्चन लिखूं कि फोर्स की वैल्यू क्या है, 100 न्यूटन है, कहां, इन स्पेस, दो चार्जेस के बीच में। अब तुमसे क्वेश्चन पूछा कि फोर्स बताओ, और अगर मैंने इसे रख दिया जाके कहां, वाटर के अंदर, ठीक है, तो तुम्हें बस क्या करना है, एक लाइन लिखनी, बस खत्म हो गया। आप लिखोगे भाई वाटर का फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ऑफ स्पेस डिवाइडेड बाय के, क्योंकि वाटर स्पेस के कंपैरिजन में क्या डेंसर है, तो वैल्यू को कम करेगा, कम करने के लिए भाई के से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या होता है, 80 होता है। तो जो तुम्हारा आंसर था वो 80 टाइम्स क्या कर गया, ड्रॉप कर गया। अभी यही क्वेश्चन होता है कि भाई वाटर में रखा है, उठा के स्पेस में रख दिया, तो इसी के से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हो। तो तुम ये समझ सकते हो ना कि जिस मीडियम में रखा है वो मीडियम डेंसर है कि रेयर है, रेयर है तो फोर्स बढ़ जाएगा, डेंसर है तो कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने एक टाइप ये सीख लिया, ठीक है। चलो और टाइप सीखते हैं, बहुत अच्छे अच्छे टाइप्स हैं हमारे पास क्वेश्चंस के। अगले टाइप पे आओ, अगले टाइप का क्वेश्चन क्या बनेगा, ठीक है। तो चलो देखो, अगले टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि हमसे बोलते हैं कि आपको हम कोई दो चार्ज दे रहे Q1 Q2 और मिड पे कोई तीसरा चार्ज रख रहे हैं। अब इस चार्ज को रखते हैं तो कहते हैं कि इस पे नेट फोर्स जो आए वो 0 आ जाए, एक तो ये पूछते हैं। अगली बात क्या बोलते हैं कि भाई वो जो चार्ज मैं रख रहा हूं यहाँ पे, वो चार्ज किस में रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। इस तरह की जब दोनों बातें हो, इस तरह की जब दोनों बातें हो, तो आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सा काम शुरू कर देना। देखो क्या करोगे आप जाओ, इस दोनों चार्जेस के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि इन दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस a है, तो आप एक तरफ से x लेट कर दो तो दूसरी तरफ से बची कितनी होगी, a - x होगी। अब क्या करो, जाओ और दोनों चार्जेस के बीच में फॉर्मूला लिखो, एक बार यहां से तो F1 बनेगा, एक बार यहां से लिखोगे तो F2 बनेगा, और फिर दोनों फोर्सेस को आप ऐड कर दो और ऐड करके जीरो आंसर तरफ के इक्वल कर दो। तो आपको पता चल जाएगा कि भाई इस क्यू चार्ज को कहां रखूं ताकि फोर्स 0 हो जाए। इक्विलिब्रियम की कंडीशन बोले कि कहां रखूं, तो सेम वही पैटर्न करना भाई, दोनों फोर्सेस आपस में आपको क्या करने भाई, इक्वल ही करने हैं। यही जीरो के इक्वल करोगे वही आंसर है, इक्वल कर दो, तभी वो किस में बनेगा, इक्विलिब्रियम में बनेगा, ठीक है। अब इसी में एक इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, देखो इसी टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं वो बोल देते हैं कि मेरा पूरा जो है वो होल सिस्टम इक्विलिब्रियम में करके दो। पूरा सिस्टम बोल रहे हैं, पूरा सिस्टम मुझे इक्विलिब्रियम में चाहिए। अभी तक यहाँ क्या था, अभी तक यहाँ चार्ज इक्विलिब्रियम था कि भाई चार्ज को इक्विलिब्रियम करके दो। अब जब वो बोले ना कि पूरा सिस्टम मुझे इक्विलिब्रियम करके दीजिए, ठीक है, तो आपको क्या करना बेटा, समझो, ठीक है, जल्दबाजी नहीं, बहुत सिंपल तरीका होता है, थोड़ा सा छोटा सा डिफरेंस। जैसे मान लो यहाँ 4e है, यहाँ e है, और यहाँ करके मैंने कोई चार्ज क्यों रख दिया। अब बोले मुझे पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में चाहिए, तो तुम क्या करोगे, देखो 4e और e के बीच का फोर्स निकालो, जिसे F1 बोलो, और 4e और q के बीच में जो बड़ा वाला उसके बीच का फोर्स निकालो, और इसे क्या बोलो, F2, और इन्हीं दोनों फोर्सेस को आपस में क्या कर दो, इक्वेट कर दो। बस सिंपल सा काम, और कुछ नहीं करना। F1 F2 अगल बगल करके इक्वेट कर दोगे होल सिस्टम का। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, अगल बगल से सॉल्व कर दोगे, ठीक है, ठीक है। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये बात समझ में, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन करने के बाद मैं तुम्हें एक और प्रॉपर्टी सिखाता हूँ, और उस प्रॉपर्टी पे बेस मुझे क्या मिलेगा, क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। चलो अब ये कौन सी प्रॉपर्टी मुझे फोर्स में देखने को मिलेगी, तो मुझे फोर्स में देखने को अगली प्रॉपर्टी मिलेगी, उसे बोलते हैं हम सुपरपोजिशन। ये कब होता है सर, जब बहुत सारे नंबर ऑफ चार्जेस हो जाएं, तो बहुत सारे चार्जेस अपना सारा एक फोर्स लगाते हैं किसी एक चार्ज पर और उसे सुपरपोज कर देते हैं, है ना। सुपरपोजिशन का मतलब क्योंकि सबके फोर्स एक दूसरे पे सुपर इंपोज हो जाए। ऐसी कंडीशन में तुम क्या करोगे, तो क्या है सर, सिंपल सी लाइन है, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। एफ नेट निकालने का तरीका हुआ सर कि सारे फोर्सेस को आपस में क्या कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए। जितने भी फोर्सेस दे दे उन सबको क्या करो, आप ऐड कर दो, ठीक है, कर दोगे, सिंपल। अब जैसे मैं तुम्हें कोई क्वेश्चन दे देता हूँ, भाई यहाँ प्लस क्यू है, यहाँ प्लस क्यू है, यहाँ प्लस क्यू, यहाँ प्लस क्यू, और तुमसे कहूँ चलो सेंटर पे फोर्स निकालो, सेंटर पे फोर्स निकालो, तो सबसे पहला तुम्हारा टारगेट क्या होगा कि सर यहाँ की भाई मुझे वैल्यू बता दो।
मान लो कि मैंने तुम्हें ए दे दिया, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालोगे भाई, क्योंकि यही तो फोर्स का फॉर्मूला लिखना है। अगर यहाँ लिखना है तो आर स्क्वायर आएगा, आर के लिए तो ये वैल्यू चाहिए ना, ये वैल्यू। तो आप यहाँ से ये वैल्यू निकाल लोगे, हो जाएगा भाई, क्योंकि ये ए है तो ये a/2 है, ये a/2 है तो ये निकल आया। जैसे ही निकला है तो इन सबके लिए वही वैल्यू निकला है। फॉर एग्जांपल सबके लिए निकाला तो सबके लिए वही आंसर मेरे पास आ गया। अब देखो आगे क्या करोगे, अब तुम्हें आगे क्या करना है। जब आप ये सब कुछ कर लो तो फाइनली आपको देखना होता है डायरेक्शन, क्योंकि मैं सबको ऐड करने जा रहा हूं ना। देखो वेक्टर फॉर्म में लिखा है, तो वेक्टर फॉर्म में लिखने का मतलब या तो वो प्लस होगा या तो वो माइनस होगा, तो ये पता है कैसे चलेगा। तो देखो मैं एक छोटा सा पॉइंट जहां कैलकुलेशन करना वहीं पे एक टेस्ट चार्ज रख दूंगा, ठीक है। अब इस प्लस चार्ज की वजह से देखूंगा कि इस पे फोर्स कैसा है, तो उसकी डायरेक्शन ये आ गई। इसकी वजह से इस पे देखूंगा तो इसकी डायरेक्शन इधर जाएगी, इसकी वजह से देखूंगा तो इधर गई, इसकी वजह से देखूंगा तो इधर गई। अब सबके अगर डिस्टेंस इक्वल है, अमाउंट इक्वल है, तो नेट आंसर कितना बना, 0 बन गया। हर बार 0 नहीं बनेगा, अगर चार्जेस अलग अलग होते तो डिफरेंट भी आता। कभी कभी ऐसा भी होगा कि जो फाइनल आंसर है वो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा, इस तरफ एक फोर्स F1 आ रहा होगा, इस तरफ एक फोर्स F2 आ रहा होगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको F0 निकालना होगा, तो भाई F0 तुम यहाँ से बताओगे। जब F0 ऐसी कोई पोजीशन बने, ऐसा कुछ बने, तो F0 निकालने का तरीका बेटा क्या है, सीधे चले जाओ बेसिक फॉर्मूले में। क्या लिखोगे, F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2, फिर क्या लिखोगे, cos थीटा लिखोगे। cos थीटा क्या होगा, तुम्हारे दोनों फोर्सेस के बीच एंगल। इस तरह से ये अगला क्वेश्चन आप कवर करोगे, समझ गए। तो इस तरह के टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, फोर्सेस में पूछे जाते हैं। तो आपको इन बातों के लिए प्रिपेयर रहना, आपको पता रहेगा। अगर टाइप्स पहले से जानते रहोगे तो ऐसे क्वेश्चंस ढूंढ के आप पहले से प्रैक्टिस भी कर लोगे, और अगर जानते नहीं तो प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, ठीक है। इसलिए हम इसे बोल रहे हैं एकदम श्योर शॉर्ट सर, ठीक है। अगले पे आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन। द स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच अदर चार्ज फील्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, ठीक है। वो जगह क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। कोई भी चार्ज मैंने यहाँ लिया, ये ले लिया मैंने प्लस चार्ज, अब इसके चारों ओर का वो एरिया जिसमें कोई दूसरा चार्ज आके अट्रैक्शन फील करे, रिपल्शन फील करे, तो वो एरिया क्या होगा, इसका चार्ज होगा। अब जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो फील्ड इंटेंसिटी होता है। व्हाट इज द फील्ड इंटेंसिटी, तो फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करने के लिए, ठीक है, फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करने के लिए हम देखते हैं कि वहां पे कितना फोर्स है, ठीक है। वो फोर्स एक्सपीरियंस कौन कर रहा है, तो कोई एक टेस्ट चार्ज लेके जाते हैं, उससे फोर्स एक्सपीरियंस कराते हैं, और जो चार्ज उसे एक्सपीरियंस करता है, जैसे ही मैं उसको डिवाइड करूंगा मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकल जाएगी। यही चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था, तो जितना फोर्स एक्सपीरियंस किया उस चार्ज से डिवाइड करोगे तो इंटेंसिटी तुरंत निकल के बाहर आ जाती है। सर बाहर निकल के आ जाती है क्या मतलब, कैलकुलेशन हो जाता है। अब इसकी अगर मैं यूनिट लिखूं तो फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, इसकी यूनिट क्या होगी, कूलम। सर कैसी क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, स्केलर ना सर, स्केलर है ना, हाँ सर स्केलर तो है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इनमें भी हम बात करेंगे सर क्या क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मुझे निकल के आएगा, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ड्यू टू पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था भाई, E इज इक्वल टू कैसे बनेगा, देखो F का फॉर्मूला लिखो K Q नॉट अपॉन में R स्क्वायर अपॉन में Q नॉट। फाइनली Q नॉट कैंसिल आउट हो गया, क्या बना, K Q बाय R स्क्वायर। ठीक है, बन गया सिंपल, कुछ मुश्किल है क्या, नहीं है सर, आया ना, क्लियर है, इज है, ओके। अब आगे चलो, अब यही इलेक्ट्रिक फील्ड में मुझसे क्वेश्चंस पूछने शुरू करेंगे, ठीक है। तो कौन कौन से बेसिक क्वेश्चंस बनेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन आपका बनेगा भाई मास बैलेंसिंग का। मास बैलेंसिंग बोल दो, वेट बैलेंसिंग बोल दो, ऐसा एक क्वेश्चन बनके तैयार होता है। इसमें क्या होता है, इसमें आपको गिवन करते हैं कि भाई कोई चार्ज है, ठीक है, कोई बॉल है, कुछ भी है, और वो निगेटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, और उसके नीचे एक और बॉल रखी हुई है, इस पे भी चार्ज है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव। तो कहते हैं कि बताओ ये वाला पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करे, या कितना अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी हम रखें ताकि ये चार्ज हमारी हवा में ही रहे, रिमेन स्टेशनरी इन एयर। तो किसी चीज को अगर रोक के रखना तो उसका वेट ही तो बैलेंस करना होगा। ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं भाई, हम अपना फॉर्मूला लिखते हैं, F इज इक्वल टू क्या बैलेंस करना, वेट। तो भैया हमने पहले उसका लिखा कि भाई तुम्हारा वेट कितना है, mg है। अब मैं उसको बैलेंस करने जा रहा हूँ, तो किससे बैलेंस करूंगा, अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बैलेंस करूंगा। तो F इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है बेटा, QE। अब क्या होगा, QE से मैं अपने mg को बैलेंस कर दूंगा। अब यही से इलेक्ट्रिक फील्ड मांगे तो दे दो, क्यों मांगे तो दे दो, हो जाएगा, हो जाएगा, सिंपल सिंपल। क्लियर हुई बात सबको समझ में आई। तो मास बैलेंसिंग का क्वेश्चन हमने आपको बता दिया, ठीक है। इसको आप चाहो तो समझ लो कि ये टाइप 1 है, ठीक, ये टाइप 1 है। अब चलते हैं हम लोग टाइप 2 पे। तो टाइप 2 में क्या पूछेगा, जो फोर्स में पूछा था सेम फोर्स का क्वेश्चन। क्या होगा, दो चार्जेस देंगे हमें, उसके मिड में कोई तीसरा चार्ज रखेंगे, और हमसे बोलेंगे कि भाई यहाँ बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे जीरो है, इज इक्वल टू जीरो चाहिए मुझे। ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे कि कहाँ है वो ना, वो निकाल के दो। या फिर बोलेंगे कि भाई ये जो पूरा सिस्टम है ना वो किस में आ जाए, एक
इक्विलिब्रियम के लिए चले जाओ, सेम यहीं से वही सेम डिमांडेड क्वेश्चन यहाँ पे भी बना के दे देंगे, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जीरो हो जाएगी, इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको सेम वही पैटर्न अपनाना है, क्या करो, एक तरफ सेलेक्ट करोगे, दूसरी तरफ से बचा हुआ a - x हो जाएगा, है ना। और फिर जहां के लिए पूछ रहा है वहां के रिजल्ट ऐड आपस में करके जीरो के इक्वल कर दो, है ना, वेक्टर फॉर्म। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि आप e1 और e2 को पहले से इक्वल शो कर दो, तो सेम तरीके से सॉल्यूशन यहाँ का भी आपका हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा क्वेश्चन हो गया। अब जब ये टाइप 2 आप कर लोगे तो हमने देखो फोर्स में जो सीखा, देखो जो फोर्स में सीखा सेम वही चीजें यहाँ पे भी। अगला टाइप 3 इसमें क्या है, तो फिर से भाई सुपरपोजिशन वाली कहानी है ना, यहाँ से ज्यादा सुपरपोजिशन के आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। देखो भाई ऐसे करके इन्होंने बनाया, एक स्क्वायर बना दिया, क्यू क्यू ऐसा रख दिया, क्यू क्यू क्यू, कोई भी चार्जेस हो सकता है, नहीं रैंडम सी वैल्यू लेते हैं। ओ पे बताओ कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितनी है, यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ ले जाके छुटकू सा चार्ज क्यू नॉट रखो, रख दिए। अब इसकी वजह से अगर मान लो मैं सबको प्लस बोल देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है, तो प्लस प्लस के बीच में रिपल्शन होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, प्लस प्लस के बीच में रिपल्शन तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, प्लस प्लस का रिपल्शन इधर, इसका रिपल्शन इधर, तो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई एक दूसरे के अपोजिट, ई नेट कितना आ गया 0। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे भी मिल जाते हैं, है ना। अगर मान लो फिर से ऐसी कोई कंडीशन बनी जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी 0 नहीं हो रही थी, यहाँ कोई E1 आ गया, यहाँ कोई E2 आ गया, तो अब नेट रिजल्ट तुम भाई यहीं से तो बताओगे, है ना, और यहाँ से एंगल थीटा लोगे। क्या ये बात समझ में आई तुम्हें? तो फिर से वही वाला फॉर्मूला, अंडर रूट E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। इस तरह से आप ये क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। क्या बात समझे, क्या बात समझे आप? ठीक है, तो ये हमने टाइप्स यहाँ पे क्या कर लिए, कवर कर लिए। आ जाओ अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट बातों पे और डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर और क्या क्या चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहले आ जाती है भाई हमारे लिए फील्ड लाइंस। फील्ड लाइंस कैसी होती है, तो भाई पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इन सबके लिए फील्ड लाइंस होती है। पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइंस हमेशा तुम्हें कैसे दिखेगी, तो चार्ज से आउटसाइड जाते हुए, और नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइंस तुम्हें कैसे दिखेगी भाई, चार्ज के इनसाइड आते हुए। ठीक है, समझ गए बात को। अब इसे कोई मुझे दे दे कि भाई मैंने आपको एक प्लस दे दिया एक माइनस दे दिया, चलो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्केच कर दो, ड्रॉ करके दिखाओ, तो क्या करोगे भाई, प्लस से माइनस प्लस से माइनस प्लस से माइनस, है ना, फील्ड लाइन प्लस से माइनस जाती है, यही तो हमने सीखा है। ऐसे करके फील्ड लाइंस निकलेंगी और सब कहां एंटर कर जाएंगी, माइनस में एंटर कर जाएंगी। क्या बात समझ गए, समझ गए यहाँ तक? क्या ये क्लोज करो बना रही, नहीं सर क्लोज करो नहीं बनाती हैं, दिख रहा है कहीं पे इनका कुछ ब्रेक हो रहा है, कोई लाइन कहीं ब्रेक हो रही, नहीं सर कंटिन्यूअस करो, कहीं कुछ ब्रेक नहीं होता। अब पूछ लेते हैं कि भाई बताओ इंटेंसिटी कहाँ स्ट्रॉन्ग होगी, तो जहां फील्ड लाइन तुमको ज्यादा दिख जाए, जैसे यहाँ फील्ड लाइन बिल्कुल क्लोज क्लोज दिख रही, तो यहाँ की इंटेंसिटी क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। अभी यहाँ से कोई पूछ ले तो यहाँ की इंटेंसिटी क्या होगी, वीक है, फील्ड लाइंस दूर दूर है। इस तरह से भी क्वेश्चंस बनते हैं, है ना, एमसीक्यूज बनते हैं, रीजनल सेशन बनते हैं, तो ये चीजें भी मुझे क्या हो पता होनी चाहिए। क्या बात तुमको समझ में आ गई? आगे आर गेटिंग माय पॉइंट्स, यहाँ तक सारी चीजें समझ में। अभी इन सब के हम ग्राफ भी देखने वाले हैं, लेकिन वो बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी इतना हम समझ लेते हैं, इसके बाद फिर उन टर्म्स को हम ऐड करते हुए चलेंगे। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आगे हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। आपको पता है कि सारे डेरिवेशन इन्हीं भैया की वजह से आए हैं, डाइपोल भैया की वजह से, ठीक है। डाइपोल क्या होता है भाई, एक माइनस चार्ज एक प्लस चार्ज, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, एक स्मॉल डिस्टेंस पे रखे हो तो उसे इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं, ठीक है। डाइपोल के अगर तुमसे कोई एग्जांपल पूछे तो भाई चाहे जितने बता दो, S2 हो गया, है ना, HCl हो गया, मतलब कैसे भाई, एक तरफ प्लस हो गया और एक तरफ माइनस हो गया, तो देखो छोटा सा बॉन्ड डिस्टेंस है, एक प्लस एक माइनस इक्वल है कि नहीं, तो ये क्या हमारी इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल में जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं सर, ठीक है, तो मुझे क्या सीखने को मिलेगा, तो सबसे पहले मुझे सीखने को मिलता है यहाँ पे डाइपोल मोमेंट। क्या सीखने को मिलता है बेटा, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, तो P इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, आइदर चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। तो आइदर चार्ज Q हो गया, डिस्टेंस क्या होगी 2a हो गई, तो आंसर बन गया 2QA बन गया, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द लोग गलतियां कहां करते हैं, ये वैल्यू रखने में गलतियां करते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी उन्हें 2QA याद होता है। जैसे अगर मैं इसी पे बोल दूं कि भाई मेरा पहला क्वेश्चन इसी पे बनता है, और मैं आपको इस पे देखो, मैं पहला क्वेश्चन इसी पे बना रहा हूं, और मैंने आपको ऐसे दे दिया कि भाई दो चार्जेस है, -2 माइक्रोकूलम प्लस 2 माइक्रोकूलम, ऐसे दो चार्जेस है और इसके बीच की डिस्टेंस मैंने आपको दे दी 30, और मैं कहूं P निकालो, तो जनरली लोग क्या करते हैं, लिखेंगे 2, फिर एक Q लेना तो 2 लिख दिए, फिर कहेंगे A लिखना तो यहाँ 30 पटक देते हैं। गलती है आपकी, वो A की वैल्यू नहीं है बेटा, वो 2A की वैल्यू है 30, तो यहाँ एक 2 नहीं होगा। दिस इज योर आंसर। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही बात। आंसर फाइनल कितना आ रहा, 60 आएगा। व्हाट इज द यूनिट, तो यूनिट बहुत सिंपल है सर, A की यूनिट मीटर में, चार्ज की यूनिट कूलम में, कूलम में, ठीक है। तो ऐसी गलतियां सर हमको नहीं करनी है, ये बात आपको याद रखनी है, बहुत अच्छे से याद रखनी है। 1% ऐसी कोई गलती आपसे नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज बेसिक चीजें आते हुए हमसे गलत हो जाएंगे। अब हम लोग आ रहे हैं डेरिवेशन पे, ठीक है, कौन कौन से डेरिवेशन यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस सारी डेरिवेशन में हमको क्या निकालने के लिए दिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए दिया गया है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास दो पॉइंट्स होते हैं भाई, कौन सा, एक होता है हमारा एक्सियल लाइन पे
और दूसरा हमारा कहाँ मिलेगा भाई हमको, तो चलो इधर लिख लेते हैं। दूसरा हमारा हमको कहाँ मिलेगा, तो हमें मिलेगा इक्वेटोरियल लाइन पे, ठीक है। क्लियर हो गया, इस वाली ना समझ में कोई दिक्कत नहीं है ना, बस चीजें समझो। तो एक्सियल लाइन कैसे दिखती है भाई, ये दो चार्जेस रखो है ना डाइपोल के, और डाइपोल पे एक लाइन बना दो, तो जो उसी की एक्सिस पे सीधे सीधे जाएगी उसे हम बोलते हैं एक्सियल लाइन, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन जब भी करोगे, जब भी इस पॉइंट के लिए डिस्टेंस लेट करना, हमेशा उसके मिड से लेट करना, ये पार्ट आग होता है सबसे इंपॉर्टेंट बात। यहां से डिस्टेंस लेट होती है, ना यहां से ना यहां से, समझ के बात को। जब इसके लिए फाइनल फॉर्मूला निकालोगे आप, तो क्या बनेगा, E इज इक्वल टू के पी बाई आर क्यू, ठीक है। और साथ में एक वेक्टर, मतलब एक डायरेक्शन, या तो वो डायरेक्शन इस तरफ होगी या तो वो इस तरफ होगी, वो डिपेंड आपके करता है कि आप कहां से किस चार्ज को रख रहे हो, समझ गए बात को। ये रिजल्ट यहां से निकल के आ गया। अब इक्वेटोरियल लाइन पे हो, इक्वेटोरियल लाइन की खास बात क्या है, इक्वेटोरियल लाइन कैसे दिखती है, तो आज जो बनाते हैं इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। तो ये मैंने बनाए चार्जेस, और ये रखा माइनस, ये रखा प्लस। अब पॉइंट कहां चाहिए, उसकी लाइन पे चाहिए, ऐसी लाइन जो उसे इक्वली डिवाइड करे, तभी तो इक्वेटोरियल होगी। तो ये हो गया अपनी। अब आप क्या करो, यहां सबसे पहले ले जाके इनको मैच करो, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखोगे तो ये डिस्टेंस ही होगी, और जो तुम इस पॉइंट के लिए डिस्टेंस लेट करोगे वो मिड से लेट करोगे, तभी ये आर होगा। ये दोनों वैल्यूज आप निकाल लोगे। निकालने के बाद आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, के पी बाय आर क्यू, और यहाँ पे एक डायरेक्शन, ठीक है। तो इसमें सबसे खास बात पता है क्या होती है, खास बात पता है क्या होती है, कि यहाँ जो नेट रिजल्ट आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का आता है वो आपके डायपोल के जस्ट अपोजिट होता है, याद रखना ये बात, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ पी, ठीक है, जस्ट अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ ई, कौन सा ई, जो मैग्नीट्यूड का फाइनली निकल के आता है, ये दोनों आपस में अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। समझ गए बात को, समझ गए बात को। और जब यहां तुम निकाल लो, इधर माइनस रखा इधर प्लस रखा इस डायरेक्शन में, तो ऐसी कंडीशन में देखो पी की डायरेक्शन माइनस से प्लस, और फाइनल जब इलेक्ट्रिक फील्ड भी तुम्हारी बचेगी, फाइनल ई नेट की बात कर रहा हूं बेटा मैं, तो ई नेट भी तुम्हारी इधर आएगी। ऐसे में क्या हो, ये दोनों भैया सेम डायरेक्शन में, और ये वाले भैया किसमें, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। याद रहेगा, इस पे एमसीक्यू बन सकता है, हमसे पूछा जा सकता है, तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा, ठीक है। चलो अब अगर इतना कर चुके हैं तो आगे बढ़ते हैं। और क्या मुझे मिलेगा यहाँ पे, तो मुझे देखने को मिलता है बेटा टॉर्क, ठीक है। तो कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो, और उसमें ले जाके तुम अपने भाई साहब को रख दो कि तुम भैया चलो आराम करो, ये रखा प्लस क्यू, ठीक है। तो ये यहाँ से एक एंगल फॉर्म करता है जिसको हम बोलते हैं थीटा, यहाँ से एक लाइन हमारी बनती है जिसे हम बोलते हैं 2a sin थीटा। फिर हम टॉर्क का यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं, तो टॉर्क बनता है हमारा भैया वेक्टर p क्रॉस वेक्टर e, टाउ इज इक्वल टू, ये बन के आता है, ठीक है। टाउ का फॉर्मूला ओपन करोगे तो क्या बनेगा, p e sin थीटा बनेगा। क्या इतनी बात समझ में? अब इसी में तुम टाउ मैक्स और टाउ मिनिमम भी निकाल सकते हो। अगर मैं कहूं तुमसे टाउ मैक्स निकालो, तो इसके लिए sin थीटा की मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती, तो थीटा कितने पे मैक्सिमम मिलेगा भैया, मुझे 90 पे मिलेगा। ऐसे कोई तुमसे बोले कि भाई टाउ मिनिमम निकालो, तो sin थीटा का मुझे क्या चाहिए होगा, समय मिनिमम वैल्यू उसकी 0 होती, तो थीटा तुम्हें कितने पे मिलेगा, 0 डिग्री मिलेगा। ऐसे बेसिक क्वेश्चंस हमसे यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा, माइंडसेट बिल्कुल प्रिपेयर रहे, समझ गए। अच्छा यूनिट की बात करो, सर यूनिट तो ना भूलो, यूनिट बहुत जरूरी। पी के लिए तुमने क्या निकाला था, पी के लिए यूनिट तुमने क्या निकाली थी, याद है? तो पी के लिए यूनिट आई थी हमारी, समझना, कूलम मीटर, यही आई थी। मल्टीप्लाई करो इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम, सही तो होती है। क्या बात समझ आई, न्यूटन पर कूलम, एक कूलम क्या करो, कैंसिल आउट करो, क्या बचा, न्यूटन मीटर। तो अगर कभी भूल जाओ, है ना, तो हड़बड़ाना नहीं, नकल वकल मत करना, यहाँ से बना लेना, बन जाती है। चलो अगला, डाइपोल के बाद मुझसे वो क्या पूछेंगे, तो डाइपोल के बाद मुझसे वो पूछ लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी पूछ लेते हैं भाई, है ना। बताओ कि एक डाइपोल रखा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो सेम है, सब कुछ सेम है भाई। F इज इक्वल टू क्यू इधर लग रहा होता है, F इज इक्वल टू माइनस क्यू इधर लग रहा होता है, और पूरा कैलकुलेशन का तरीका जो अभी तुमको देखने को मिलेगा वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो U का जो फाइनल फॉर्मूला आता है वो बनता है PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ये बनता है, ठीक है। अगर मैं cos थीटा 1 को, है ना, 90 लेट कर लूं, मैं सीधा थीटा 1 को 90 लेट कर लूं, तो ऐसी कंडीशन में थीटा 2 तुम्हारे थीटा के बराबर होगा, तो u इज इक्वल टू माइनस पीई cos थीटा का फॉर्मूला बनके तैयार हो जाता है। एक यहाँ से मेरे पास बनके तैयार हो, सिंपल था, इजी था, आई बात समझ में। u इज इक्वल टू माइनस पीई cos थीटा, ये फॉर्मूला बन के आया हमारे पास। अभी इसी क्वेश्चन में क्या करते हैं, वो इसी में बोलते हैं कि भाई मुझे कंडीशंस दे दो, इक्विलिब्रियम की दे दो, कि कब इक्विलिब्रियम मिलेगा। अब इक्विलिब्रियम दो तरह का होता है, एक होता है सर स्टेबल, और एक होता है भैया अनस्टेबल। क्या होता है, एक स्टेबल और एक अनस्टेबल। क्या बात समझ में आई? ओके, सॉरी, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ कि जब भी आप u निकालो,
u निकालो तो u आपका नेगेटिव आएगा। कोई भी यहाँ पे थीटा की कोई भी वैल्यू तुम ला के रखो, बस u नेगेटिव आएगा तो स्टेबल रहेगा। अनस्टेबल कब होगा? जब u की वैल्यू किसी भी रीजन से पॉजिटिव आ गई तो फिर वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम करेगा। बस इतना याद रखो, यही कॉन्सेप्ट है, इसी पे बात बन जाएगी। तो समझ गए? डायपोल की कहानी समझ में आई। चलो अब डायपोल के बाद हम आगे जंप करेंगे। तो अब हम सीखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा क्या होता है। यहाँ से हमें लॉन्ग क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये बहुत लास्ट का पार्ट है, बड़ा प्यारा पार्ट है और बहुत बढ़िया स्कोरिंग नंबर होता है यहाँ से। जैसे मैंने बोली दिया, पहली बार मैंने बोल दिया कि भाई तुमको यहाँ से लॉन्ग देखने को मिलेगा, तो इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। चलो आओ देखो, पहले तो फ्लक्स बात करते हैं। व्हाट इज द फ्लक्स? तो फ्लक्स क्या होता है कि किसी भी सरफेस ऑफ एरिया पे कितने फील्ड लाइन के नंबर्स क्रॉस कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, उसी का मेजरमेंट क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इसे निकालने का तरीका देखो, तो हम पहले सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शंस को देखेंगे। देखा, ये सारी फील्ड लाइंस ऐसे करके जा रही। फिर मैं जाऊंगा उस सरफेस का एरिया वेक्टर देखूंगा। क्या देखूंगा? उस सरफेस का एरिया वेक्टर। तो सरफेस का एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस से कैसा होता है? परपेंडिकुलर होता है। ऐसे मैंने आपकी तरफ रखा तो इधर होगा, ऐसे रखा तो इधर होगा। समझ रही बात? इधर किया तो ऐसे करके होगा। समझ में आ रही बात? तो सरफेस एरिया, सॉरी एरिया वेक्टर, तो ये एरिया वेक्टर मैंने देखो निकाला, ये देखो इसके जा रहा सेम इसी डायरेक्शन में निकल गया। अब मेरे पास जो फॉर्मूला बन के आता है इनके लिए, वो क्या बनेगा? फ्लक्स का फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर E डॉट ds। ठीक है, ये बन जाएगा। अब इसी पार्ट को अगर मैं यहाँ पे ओपन कर दूं तो क्या मिलेगा? E ds cos थीटा। तो अब ये जो थीटा है वो किसके बीच का एंगल? तो थीटा जो है वो E और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। इसको याद रखना, थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। हटा दो, एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है सर, इनके बीच का, है ना। समझ में आ गई बात? समझ में आई बात? तो कभी गलती मत करना, ठीक है। इस बात को यहाँ पे याद कर लो, मैं तुम्हें बता देता हूँ यहाँ साइड में, मैं एक छोटा सा नोट डाल के तुमको समझा देता हूँ। देखो ये नोट है, याद रखना हमेशा कि क्या, जैसे तुम्हें सरफेस दे दिया, ठीक है, और बोला कि सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इस सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी बन के जा रही है, निकल के जा रही है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, इस सरफेस के साथ, चलो इसको सब हटा दो, इस सरफेस के साथ जो है तुम्हारी फील्ड जो बन के जा रही है वो 30 डिग्री पे है, और तुमसे क्या है कि भैया इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करके दो, ठीक है, क्या कैलकुलेट करके दो? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ऐसे कंडीशन में तुम दौड़ में जाते हो 30 डिग्री रख तो सर गलत हो जाएगा। सर क्या हो जाएगा? पूर्ण रूप से गलत हो जाएगा। यही बात मैं समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले उसका एरिया वेक्टर देखो, सबसे पहले उसका एरिया वेक्टर, फॉर एग्जांपल ये सरफेस मैंने ऐसा रखा, तो इसका एरिया वेक्टर कैसे गया? इधर गया। हमेशा एंगल इनके बीच का चाहिए, तो यहां से सरफेस तक का एंगल जो है वो कितना होता है? 90। 30 ऑलरेडी बना चुका, बना कितना? 60। तो अब ये 60 वाला पार्ट यहाँ यूज होगा। इस बात को याद रखना कि मुझे जो एंगल लेना है तो वो ऐसे लेना है, और हमेशा 90 से माइनस करके जो आएगा वो यूज करना है। ठीक है, कर लोगे? आएगी बात समझ में? अगर कहीं कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो तो बताओ। नहीं है, चलो, अगर नहीं है तो होनी भी नहीं चाहिए। अब इसमें देखो कौन सा क्वेश्चन लॉन्ग बनता है, तो हम आ जाते हैं सीधे टाइप पे, और टाइप 1 ही हमारा सीधे सर लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन तो बनते ही हैं, लॉन्ग क्वेश्चन क्या बनता है? तो ऐसे करके सर आपने देखा होगा, बढ़िया, यहाँ रास्ते में कोई क्यूब दिखा होगा आपको, ऐसे करके, ये देखो दिख गया। और अब यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड दे देंगे इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर, फिर अल्फा की कोई वैल्यू दे देंगे। इसका मतलब क्या है कि वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और फिर बोलते हैं कि यहाँ से आप टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करके ले आओ। फिर आपसे कहते हैं कि क्यू इनसाइड कितना रखा है वो कैलकुलेट करके ले आओ। इस तरह का क्वेश्चन बनता है। देखा है सबने इस तरह के क्वेश्चन? देखे ना? रुको जरा एक सेकंड, फोन चल रहे हो? ओके, ऐसे क्वेश्चन देखे ना आप सबने, है ना? क्लियर? ओके, अब जरा देखो क्या हुआ कि मुझे क्या करना है, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देख लेनी। एक्स लिखा था, एक्स डायरेक्शन में। अब देखूंगा कि कौन कौन सा सरफेस जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेरा बनाएगा, बाकी सबको हटाना है सर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, और देखो फॉर्मूले में क्या था हमारे पास, याद कर लो। फॉर्मूले में है cos थीटा। cos थीटा कब जीरो होता है? 90 पे। 90 पे यानी जहां पे भी तुम्हें एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल E के साथ कितना देखने को मिल जाए? 90 देखने को मिल जाए। कितना? 90। वो सब फ्लक्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो हमेशा तुम्हारे ये ऊपर लोअर फॉरवर्ड और बैकवर्ड के खत्म होंगे, सिर्फ ये दो पार्ट तुम्हारे पास बचेंगे, जहां से आप क्या करोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर पाओगे, यानी फ्लक्स का कैलकुलेशन कर पाओगे। तो एक सरफेस तुम्हारी 1 बचती है और एक सरफेस तुम्हारी 2 बचती है। इन्हीं नेट आंसर को हम कैलकुलेट करते हैं, और फिर यहाँ पे आप अपना जो रिजल्ट लिखते हो ना, ई का, ई पहले नेट ई निकाल लेते हैं, जो आंसर आता है, ठीक है, आपका ये ई नेट आ गया,
मान लो अब तुम्हें क्या फ्लक्स चाहिए होता है, तो फ्लक्स फाई क्या होगा, तो फाई निकालने के लिए, फाई नेट निकालने के लिए आप क्या लिखोगे, फाई 1 प्लस फाई 2 लिखोगे, तो भाई E1 यहाँ यूज हो जाएगा, E2 यहाँ यूज हो गया। इस तरह से आप कैलकुलेशन करके आंसर्स देते हो। समझ गए बात को, क्लियर हो गया, सिंपल है। इसके बेसिक क्वेश्चंस कैसे होते हैं वो ऊपर मैंने बताया। ये अगला क्वेश्चन हो गया, तो कुछ उसको मैंने तो कुछ लिखा ही नहीं, उसको नोट में लिख दिया था, इसको भी टाइप में लिख लो, ठीक है, इसे लिख लो टाइप 1 और इस वाले पार्ट को लिख लो टाइप 2, तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। क्लियर हो गया सर, क्लियर, सिंपल, बढ़े बढ़े आगे 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 बढ़े, ओके, कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं सर, ठीक है। चलो अब जो बचा हुआ है वो यहाँ कवर हो जाएगा आपका। अगला हमारा पार्ट कौन सा है, गॉस थ्योरम और उसके एप्लीकेशन का। तो सर गॉस थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तुम याद कर लो, बहुत अच्छे से याद कर लो, ठीक है। अच्छा इसका तो जब भी आप बनाइएगा तो इसको बिना फिगर के बिल्कुल मत बनाइएगा, ऐसे क्यू चार्ज रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा सरफेस ये कट करेगा ऊपर सरफेस पे, ठीक है, यहाँ पे आप कट करोगे, इधर ही आपका डीएस दिखेगा और यहीं से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल के जाएगी, ठीक है। इसका जब आप फाइनली फॉर्मूला लिखोगे तो जो स्टेटमेंट कह रहा है वो स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि भाई जो किसी 3D स्ट्रक्चर का नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो क्यू नेट, मतलब कौन सा नेट सर, इनसाइड वाला, तो मैं इसको क्यू इनसाइड करके लिखता हूँ, ठीक है। जितना अंदर है, बाहर कितना उससे कोई मतलब नहीं, उसे आप सारे नॉट से डिवाइड करोगे तो नेट फ्लक्स बनके तैयार हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है कि जहां पे आप E डॉट ds वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते वहां ये फॉर्मूला बड़ा अच्छे से काम करता है, ठीक है, समझो आपको। देखो ये सब सीखने के लिए आप पहले सीखो कि इसमें गॉसियन सरफेस होती है, क्या होती है भाई, गॉसियन सरफेस होती है। तो गॉसियन सरफेस क्या होती है सर, एक हाइपोथेटिकल सरफेस है। हाइपोथेटिकल सरफेस का मतलब ये एक्चुअल में प्रेजेंट नहीं होती, सिर्फ हम क्या करते हैं, हम उसे सिमेट्री के अकॉर्डिंग ही क्या करते हैं, चूज करते हैं या फिर डिजाइन करते हैं। जैसे मान लो कि मैंने आपको कोई एक लाइन दे दी और इस लाइन पे ढेर सारा चार्ज है, तो अब इसके लिए तुम कैसे सरफेस लोगे, तो इसके लिए आपको एक सरफेस लेनी पड़ेगी सिलेंडर। क्यों सिलेंड्रिकल सरफेस, क्यों, क्योंकि ये जो लाइन है वो सिलेंड्रिकल का बिहेव रखती है, यानी कुछ देर बाद तुम्हें इसे ऐसे कवर करके दिखाना है, ठीक है। अब यहाँ से आराम से तुम फ्लक्स ले सकते हो। इससे पहले फ्लक्स तब निकलता था जब कोई सरफेस हो, अभी कोई सरफेस नहीं था तो क्या निकाल सकते थे, नहीं निकाल सकते। तो एक हाइपोथेटिकल सरफेस हमने लेट कर ली और इसे लेट करने के बाद आप इसके अंदर से आराम से इजीली आप कोई भी कैलकुलेशन करके दे सकते हो। क्या बात समझ गए, क्या बात समझ गए। इसका मैं कोई एक एग्जांपल दिखाऊं कि गॉसियन सरफेस क्यों इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो जैसे मान लो कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन यहां से एक क्यू चार्ज है मेरे पास 5 माइक्रोकूलम का और ये डिस्टेंस इसकी दी है मान लो 10 सेंटीमीटर। अब इस 5 माइक्रोकूलम से बताओ कि नेट फ्लक्स कितना आएगा। तो तुम्हें लगता है पॉसिबल है क्या, तुम्हें लगता है कि तुम जाओगे और सीधे तुम ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे फ्लक्स का कि phi is equal to वेक्टर E डॉट ds, ये लगा दोगे। ये छोड़ो मैं सीधे सीधे बात कर लेता हूं E डॉट ds, क्या तुम्हें लगता है कि तुम ये लगा पाओगे, लगा पाओगे, ds लगा दो तभी तो ठीक है, E कर पाओगे। भाई तुम क्या कहोगे, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लूंगा सर, ये R दिया है, तुम्हें लगता है कि तुम R सही रखोगे। भाई देखो ये R इस सेंटर तक का ही तो 10 है, यहाँ की वैल्यू क्या 10 है, क्या यहाँ की वैल्यू क्या 10 है, क्या यहाँ की वैल्यू 10 है, क्या इस जगह की वैल्यू 10 है। सर हर जगह तो R बदल ले तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स है, क्या नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन तुम नहीं कर सकते। तब इस क्वेश्चन को करने का सर तरीका बताइए। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये है कि भैया इसको कवर करो, ये देखो कवर हो गया, किसके अंदर आ गया, एक क्यूब के अंदर आ गया। क्यूब के अंदर आ गया तो नेट फ्लक्स वहां से एक लाइन में तुम लिख सकते हो, क्या क्यूब एप्सिलॉन लिख सकते हो। लेकिन भाई तुमको तो केवल एक सरफेस से निकालना था, बाकी की तो तुमने खुद बनाई है। तो भाई क्यूब में कितनी सरफेस होती है, 6, तुम्हें एक से चाहिए तो 1/6 क्यूब एप्सिलॉन। इस तरह से यहाँ से कैलकुलेशन हो जाएगा, अदरवाइज यहाँ से पॉसिबिलिटी नहीं थी। आई बात समझ में, इंपॉर्टेंट समझ में आ रहा है कि कैसे क्वेश्चन होते हैं। आई बात समझ में कि इस तरह से हम कर सकते हैं। तो इसको तुम चाहो तो टाइप 1 में ले सकते हो, कोई बात नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बात क्या होती है टाइप 2, टाइप 2 में क्या होगा कि आपको सरफेस दी जाएगी, ठीक है। एक सरफेस का नाम S1 होगा, एक सरफेस का नाम S2 होगा, और आपसे कहेंगे कि भाई इस सरफेस के अंदर जो है वो प्लस क्यू रखा है और इस सरफेस के अंदर मैंने ना माइनस का Q2 रखा है। अब बताओ कि दोनों सरफेस से फ्लक्स का रेशियो, तो आप क्या करते हो, आप पहली सरफेस का फॉर्मूला लिखोगे भाई Q बाई एप्सिलॉन नॉट, अब दूसरी सरफेस का फॉर्मूला लिखोगे माइनस Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और खट से जाके जोड़ दोगे, कह दोगे आंसर आ गया। पर गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा सर, इनसाइड का पूरा चाहिए भैया। S2 के अंदर मान लो, सॉरी S2 मान लो S2 के अंदर तो Q है तब तो ठीक है, लेकिन S1 के अंदर क्या माइनस Q2 है क्या, केवल भाई Q2 के साथ Q भी है, ये वाला भी है। तो जब आप यहाँ लिखोगे, ये चीज यहाँ मेंशन करोगे, तो भाई माइनस Q2 के साथ आपको Q भी रखना पड़ेगा, तब जाके सही होगा। समझ में बात, ऐसा नहीं कि इसके अंदर था तो इसके अंदर नहीं होगा। आधी बात समझे, उसे भी हम कंबाइन करेंगे तब जाके हम इनके रेशियोज देंगे। तो ये रेशियोज के क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे आपको।
समझ गए? तो ये टाइप 2 का क्वेश्चन हो गया, यहीं से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, अब सीधे हम लोग जंप करेंगे सर एप्लीकेशंस पे। तो एप्लीकेशन सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है बस, स्ट्रेट वायर, उससे क्या पूछा जाता है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। तो हम एक हाइपोथेटिकल सरफेस लेते हैं, ठीक है, इस पे जाके इसी पॉइंट पे कहीं हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाती है, इस पॉइंट को मान लो P, तो हम इसी P पॉइंट पे हम जाते एक सरफेस कट करते हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएगी सर, बाहर की तरफ, क्योंकि प्लस चार्ज है तो चार्ज तो बाहर तरफ जाएगी। ये ds हमने यहीं से कट कर लिया, तो ये ds मिल गया, ये पॉइंट के डिस्टेंस हम यहाँ से r लेट कर लो, मिल गया, सिंपल। आप क्या करोगे, सबके लिए ds बनाओ, तो भाई इसका ds वेक्टर इधर गया, इसका ds वेक्टर नीचे जा रहा, और इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ आप एंगल देखोगे तो सबके कितने बनने, 90 बनने, मतलब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो केवल ये वाला पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कैसा देख रहे हो, लैम्डा का है, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है आपको, तो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो फॉर्मूला भी इसी टर्म में दे दो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, E = लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। समझे, सिंपल, एक पहला एप्लीकेशन। चलो दूसरे एप्लीकेशन पे आओ, तो तुम्हें क्या करेंगे, एक सरफेस दे देंगे, उस सरफेस पे ढेर सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, ठीक है, और हमसे कहा गया कि चलो यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके दो, तो हमने क्या किया, एक सिलेंड्रिकल सरफेस लिया, इधर ds वेक्टर इसी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, इस तरफ भी एक पार्ट जाएगा भाई, क्योंकि फील्ड लाइंस दोनों तरफ जाएंगी, तो इधर भी भैया हमारा ds और इधर भी हमारा E, दोनों सरफेस के टर्म ऐड करोगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। याद आया, जो क्या इस पे डिपेंड नहीं करती है, वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है। इस तरह से क्वेश्चन एक हमारा एप्लीकेशन है। अगला एप्लीकेशन देखना चाहते हैं तो अगला एप्लीकेशन देख लेते हैं। चलो नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारा कौन सा है, तो भाई हमारे पास एक स्फेरिकल रिंग है और इसकी सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, और क्वेश्चन कहता है कि भाई यहां से निकाल के दो, तो हम इसे तीन पार्ट में कैलकुलेट करते हैं, एक बार इनसाइड, एक बार एट द सरफेस और एक बार आउटसाइड द सरफेस। याद है, इनसाइड के लिए रिजल्ट हम मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ की रेडियस हमने r ले ली, यहाँ की रेडियस हमने कैपिटल R ले ली, इसके लिए निकालते हैं तो क्या आता है, एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड की तो भाई 0 आती है, सरफेस के हमें कुछ रिजल्ट मिलता है k3/r² और आउटसाइड का भी रिजल्ट हमें मिलता है k3/r², ठीक है। अब इन्हीं सब क्वेश्चंस के लिए हमसे ग्राफ भी पूछेंगे, तो हम चलते हैं सारे ग्राफ को एक साथ कंबाइन करके आपको सिखाते हैं कि हमारे सारे ग्राफ कैसे होने चाहिए, सबका A to Z, ठीक है। हमने सारे टाइप्स आपके साथ बात कर ली, अब देखो सारे ग्राफ पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला ग्राफ हमारा फोर्स का आता है, तो लिखो k q1 q2 बेटा 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 अपॉन में r² है, ठीक है। अब जरा फोर्स देखोगे तो डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिखेगा, तो भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ r दिख रहा है, तो अगर मुझसे कोई क्वेश्चन कह दे भाई कि आप फोर्स और r के बीच में ग्राफ बनाओ, तो मेरा ग्राफ कैसा होगा, ऐसे नीचे की तरफ गिरेगा। पता है ना, ये वाली कहानी पता है, नहीं पता होगी, चलो मैं एक लाइन में इधर बता देता हूँ, पहले ये बता देता हूँ, फिर इसी को कॉपी करते हुए हम चलेंगे, ठीक है, गलती मत करना। देखो देखो, मान लो कि मेरे पास कोई एक a है और एक का डायरेक्टली रिलेशन है x के साथ, ठीक है, देखो डायरेक्टली रिलेशन है x के साथ, फिर x² के साथ, फिर x³ के साथ। तो अगर मुझे इसके साथ ग्राफ बनाना हो, तो यहाँ a लिखोगे, यहाँ x लिखोगे, है ना, a x x a, सब लिख लिया, इसके साथ बनेगा। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन, स्क्वायर के टर्म में प्रोपोर्शनल मतलब स्ट्रेट नहीं चलेगा, फिर ऐसा कुछ नहीं, क्यूब के टर्म में सर आया, समझ में आया, फर्क दिख रहा है सब ग्राफ में। ओके, इन्हीं ग्राफ को मैं तुम्हें ऐसा सिखा दूं, मान लो कि आप ऐसा समझो कि 1/x इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर के टर्म में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और क्यूब के टर्म में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये सारे ग्राफ में तुम्हें क्या फर्क देखने को मिलेगा। फिर से लिखो यहाँ a, ठीक है, ये 1/, में चल रहा है, 1/, बोलो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ है, ठीक है, a x फिर से a और फिर से x। अब जरा देखो ग्राफ तुम कैसे बनाओगे, देखो ग्राफ कैसे बनाओगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ग्राफ ऐसे बनाओ, एक टर्म में केवल x, ठीक है, गिरेगा, स्क्वायर हो गया, इसमें थोड़ा सा बल्क बढ़ा दीजिए, इसमें थोड़ा बल्क बढ़ा दो, क्यूब आया और बल्क बढ़ा दो, ये फर्क है सब में, समझ में आ रहा, समझ में आ रहा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ में आ रहा, क्लियर हुआ सबको। चलो एक बात और लास्ट, जैसे मान लो कि यहीं पे a का रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द x है ना, है, दिख रहा है तुमको, लेकिन क्वेश्चन ने कह दिया कि भाई a का ग्राफ 1/x के साथ बनाओ, x के साथ नहीं 1/x के साथ, तो 1/x तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, ऐसे कंडीशन में ग्राफ ऐसे जाएगा, तो ये गलतियां भी होती, तो सर इस टाइप के ग्राफ है, बस इतने ही हैं, इनको सीख जाओ, इतने ही, ये पैटर्न सीख जाओ, सारे पैटर्न्स फॉलो करते चले जाओगे, आराम से सारे हो जाएंगे, ठीक है, यही बस सीखना है तुमको। तो देखो फोर्स का समझ में आया कि क्यों ऐसा दिख रहा था, क्यों दिख रहा था, समझ में आया क्या, ओके। अभी मैं इसी फोर्स का बोल दूं कि बेटा जो फोर्स है ना
वो आप भाई 1/r के साथ बनाओ, r के साथ ना बनाओ, तभी तुम्हारा ग्राफ कैसा जाएगा भाई, समझना ध्यान से देखो। ये वाला टर्म मैं कह दूं कि भाई 1/r के साथ बनाना शुरू करो, समझे, 1/r के साथ। तो अब क्या ये तुम्हें लगता है कि भाई ऐसे ही जाना चाहिए, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने लगेगा, 1/r f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर ना, पर डायरेक्टली आ जाएगा यहाँ पे 1/r के साथ। तो जब डायरेक्टली आएगा तो फिर तो मेरा ग्राफ स्ट्रेट लाइन होने लगेगा। आज बात समझ में क्या कहने की कोशिश करूं, तो इस तरह से चीजें वेरिएट करती हैं, ये सब हमें ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर हुआ? अब इसी क्वेश्चन में तुम्हारे पास एक टर्म और ऐड होता है, वो क्या टर्म होता है देखो, इसको ऊपर करिए, ठीक है, देखो इसमें और क्या ऐड होगा, हमारे पास जो है फॉर्मूले में, ठीक है, फोर्स के फॉर्मूले में यहाँ पे मान लो 1/r है, ये फोर्स है, ठीक है। तो हमसे क्या कहते हैं कि कभी कभी हमें ऐसे ग्राफ और ऐसे ग्राफ देखने को मिलते हैं। आपने क्वेश्चंस क्यों होंगे ऐसे मिले, तो सर ये कब आते हैं, ये चीजें तब होती हैं जब हम क्या करें, Q1 और Q2 का प्रोडक्ट आपस में कंबाइन कर लें। अगर दोनों चार्जेस सेम हुए, या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव, तो ये वाली लाइन ऊपर की तरफ जाती है, और इन दोनों में से कोई एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो लाइन तुरंत नीचे आ जाएगी, तब ये ग्राफ मुझे देखने को मिलता है। किसकी बात कर रहा हूं मैं, फोर्स की बात कर रहा हूं। क्या बात समझ गए, ये सारी फोर्स की कहानी थी। चलो अभी वो फोर्स की कहानी कवर कर ली, तो आज मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी कवर कर रहा हूं। अब सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के ग्राफ देखोगे आप, उन्हीं सबसे कॉपी है, ठीक है। चलो पहला फॉर्मूला KQ/r², तो E का रिलेशन R के साथ आया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। चलो ग्राफ ड्रॉ करो उसका जल्दी से खट से। सर E लिखा E, यहाँ लिखा R, कैसे रहेगा, ठीक है। अगला फॉर्मूला, अब इसी का लिखो तुम, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो एक्सियल और इक्वेटोरियल के लिए, तो भाई एक्सियल की इलेक्ट्रिक फील्ड 2kp/r3, और यहाँ पे क्या बनती है भाई, तो देखो ये kp/r3 है ना, बनी कि नहीं, kp/r3 2kp/r3। अब दोनों में देखो रिलेशन जो मिलेगा वो तो मुझे r3 के साथ मिल रहा है, तो अभी क्या होगा, यहाँ E लिखो यहाँ R लिखो, जितना ये बल्क दिखाए हो इससे ज्यादा बल्क दिखाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का बन गया, ठीक है। अभी यहीं से तुम्हारा एक क्वेश्चन किसका बन रहा था, क्या कहते हैं, आपका बनना था लीनियर चार्ज डेंसिटी वाले में, ठीक है। तो जैसे कि तुमने वहां पे लाइन बनाई थी लैम्डा वाला, याद है, पहला एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन में, तो फर्स्ट एप्लीकेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड तुमने निकाली थी λ/2π, अच्छा लिखो सर, E = λ/2πε0r। अभी E वर्सेस अगर मैं R बनाना चाहूँ तो E लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऐसे में ग्राफ कैसे जाएगा, इस तरह से, ठीक है, बना, ओके। और बन सकते हैं क्या सर, और बन सकते हैं, कौन सा, स्फेरिकल सेल का बन सकता है, ठीक है, और सरफेस चार्ज वाला बन सकता है, ये वाला सर सेकंड एप्लीकेशन में, ये वाला जिसमें ये प्लस था, ये आया था E = σ/ε0, इसका ग्राफ बनाओ, यहाँ लिखो R, यहाँ लिखो E, ये लो कांस्टेंट, बदलेगा नहीं, R पे डिपेंडेंसी नहीं तो नहीं बदलेगा, ठीक है। तीसरे ग्राफ पे आ जाओ, ये तीसरा ग्राफ, ठीक है। तीसरा कौन सा बन सकता है भाई, चलो और जगह दो हमें, तीसरा कौन सा बन सकता है, तो स्फेरिकल सेल वाला, स्फेरिकल सेल वाला तो बड़ा फेमस है सर, है ना, स्फेरिकल सेल तो बड़ा फेमस है सर। क्या होता है कि भैया जब तक इनसाइड चलो कोई फील्ड मिलती नहीं, जैसे ही तुम r' तुम्हारा r पे पहुंचा, तुरंत फील्ड लाइंस तुम्हें देखने को मिल जाएंगी, तुरंत फील्ड लाइन मिलेगी, और उसके बाद फिर ड्रॉप होनी होगी, तो ये वाला उसका ग्राफ फेमस है ना। तो ये सारे किसके हो गए भाई, हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के हो गए। इस तरह से बनते हैं, कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, नया क्वेश्चन बना सकते हैं, दे सकते हैं कैलकुलेट करो भाई, यहाँ से बनाओ वहां से बनाओ, तो इस तरह के सारे ग्राफ आपको देखने को मिलेंगे, सब क्या प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे मान लो कि मैं तुम्हें एक जनरल से कोई क्वेश्चन दे देता हूँ, जनरल से मान लो, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, जैसे कैसे बन सकता है क्वेश्चन, एक लाइन चार्ज है ऐसे करके, और इस लाइन चार्ज के चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, किसी r रेडियस पे रिवॉल्व कर रहा है। अब क्वेश्चन ये कहते हैं कि भाई मुझे इसके लिए ना काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन दे दो, इसी क्वेश्चन में बड़ा फेमस है, बोलते हैं इसके लिए काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन निकालो, और फिर बोलते हैं कि इसके लिए ग्राफ बनाओ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस लैम्डा। तो आप क्या करोगे इसमें, इस तरह का न्यूमेरिकल होता है सर, किया है नहीं किया तो देख लो, बड़ा सिंपल होता है। क्या करना भाई, ये चाहो तो चक्कर काट रहा सर्कुलर पाथ पे, तो कौन सा फोर्स चाहिए, सेंटीमीटर चाहिए, तो सेंटीमीटर फोर्स क्या होता है सर, mv²/r। एक सेकंड में फोन जल्दी देख लेता हूँ फिर, ओके, क्या होता है mv²/r होता है, ओके। इसके बाद इक्वल टू, अब इस ये फोर्स प्रोवाइड कौन कर रहा है भाई, तो भाई यही चार्ज उसको अट्रैक्ट कर रहा है, यही चार्ज उसको अट्रैक्ट कर रहा है, याद है चार्ज डेंसिटी से फोर्स बनाया था हमने, तो यही तो अट्रैक्ट कर रहा है ना। तो कौन सा फोर्स है भैया, तो इसने क्या बनाई थी फाइनली, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ बना दी, इलेक्ट्रिक फील्ड, और वही इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्या देगी, फोर्स देगी, तभी तो घुमाएगी। तो इसका फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखोगे, Q। कोई दिक्कत समस्या परेशानी, चलो सर अगले स्टेप में आइए, mv²/r = Q। अब कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया था भाई, क्योंकि लैम्डा मांगा है ना, तो मतलब लैम्डा एंटर कराना पड़ेगा, तो ये क्या फॉर्मूला लिखो, लैम्डा वाला, एक r से r मार लिया, ओके। देखो क्या बचा, mv²/Q का मतलब चार्ज है तो लैम्डा E कर दो, 2πε0 कर दो, ये देखो कर दिए सर, ओके। तुम्हें तो काइनेटिक एनर्जी चाहिए ना, तो हाफ ही तो कम पड़ रहा है सर, हाफ से मल्टीप्लाई मारो, हाफ mv², तो इधर भी हाफ से मल्टीप्लाई मार दो, λε0 4πε0, ये लो बन गया। तो सर ये देखो काइनेटिक एनर्जी आ गई कि नहीं आ गई, λE/4πε0,
हो गया तुम्हारा आंसर। अभी कहते हैं कि भाई के और लैम्डा के बीच में ग्राफ बनाओ, तो के और लैम्डा तुम्हें कैसे दिख रहे हैं भाई? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहे हैं। तो लिखो के, ये लिखो लैम्डा, ये लो। तो कितना भी पूछो ग्राफ, क्या दिक्कत है? जब मुझे बेसिक पता है तुम पूछो जो तुम्हें पूछना है, इसीलिए तुम्हें मैंने बेसिक यहाँ पे चिपका के दे दिया भैया। ये देखो, ये है सर बेसिक आपका, है ना। मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ, बढ़िया सा मोटे अक्षरों में लिख देता हूँ, बेसिक है ये। इसको तुम तैयार करो, ये जो है, रुक जाओ यार, इसको आप क्या करो, तैयार कर लो, ठीक है। ये तैयार हो गया अगर मुझे, तो आपके सारे ग्राफ हो जाएंगे, पूरे पूरे फिजिक्स के सारे ग्राफ आप यहीं से कवर कर दो, बस रिलेशन ही तो निकालना है। समझ गए बात को? क्लियर? तो हमने सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स कवर कर लिए हैं, इतना ही पढ़ना है, इससे बहुत ज्यादा इधर उधर दौड़ने की जरूरत नहीं है। ये हमारा श्योर शॉट था, इसको पढ़ो, इसको तैयारी करो, इसको देखने के बाद अपने क्वेश्चंस करो, ठीक है। बस जैसे सारे न्यूमेरिकल्स हमारे खत्म होते जा रहे हैं, इसी तरह से सारे सारे चैप्टर्स किसी तरह से प्रिपरेशन करते चले जाना है कि ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, इसका ये डेरिवेशन, इसमें ये आंसर, इसकी ये डायरेक्शन, इस तरह से करके फिनिश करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट किसमें, श्योर शॉट में। पहला खत्म कर लिया, दूसरे के लिए एकदम तैयार रहिएगा।